नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जब से लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रायशुमारी शुरू की है तब से हंगामा शुरू हो गया है। कुछ को लगता है कि ये मौलिक अधिकारों पर चोट है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि महिलाओं के अधिकारों का क्या। इन सब के बीच ये भी है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक, 3 तलाक क्या एक साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए या इन्हें अलग करना जरूरी है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है और राजनीति होने का आरोप भी है। इसी पर खास चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन है हमारे खास मेहमान। यहाँ पर वजाहत हबीबुल्ला हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं, पूर्व चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के, और डॉक्टर राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस थिंकर हैं। राना साफवी हैं हमारे साथ, इतिहासकार हैं और कॉलम्स लिखती हैं, इस पर कई इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं इस पूरे मसले पर। एसक्यूआर इलियास साहब हैं हमारे साथ, जो कि सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो ये सभी जो पक्ष हैं, जो सभी विचार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास साहब, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि इतना आखिर इस पर हंगामा क्यों? और ऐसा तो है नहीं कि अभी इस पर पूरी बात हो चुकी है, रायशुमारी खत्म हो चुकी है, कोई फैसला लिया जा रहा हो, सिर्फ पूछा जा रहा है। तो आप इसके भी खिलाफ जा रहे हैं, रायशुमारी के भी खिलाफ जा रहे हैं। पहले लोगों को बोलने तो दीजिए। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर रायशुमारी ली जा रही है, इसकी ज़रूरत क्या है एक ऐसे मुल्क में जो मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, प्लुरल सोसाइटी है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हमारा संविधान जो है हर धर्म पर चलने की पूरी आज़ादी देता है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक ख्वाब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 44, और उसमें बहुत सारे और ख्वाब देखे गए हैं। उनमें से किसी चीज़ को लागू करने की कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों और सबको संविधान ने सुरक्षा दी हो, ऐसे देश के अंदर एक कोड लागू करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, राना साफी साहब जो ये कह रहे हैं कि एक कोड की क्या ज़रूरत है, आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर महिलाओं के नज़रिए से हम देखें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात साफ करना चाहूँगी कि जो आजकल मुद्दा उठा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये ट्रिपल तलाक के केस से आया है। तो ट्रिपल तलाक और यूसीसी दोनों बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अगर आएँ ट्रिपल तलाक के ऊपर, तो इस बात के ऊपर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि ट्रिपल तलाक एक तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ट्रिपल तलाक मतलब तलाक ही शायद ना अलाउ की जाए। ट्रिपल तलाक मतलब जो एक बार में आदमी कह देता है तलाक 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 और उसके बाद तलाक हो जाती है। मुद्दा इसका चल रहा है कि इसके ऊपर बहुत दिनों से चर्चा है कि ये जो है ये बिल्कुल एंटी वेमेन है और इसको हटा देना चाहिए। मैं यहाँ पे ना मैं आलिम हूँ ना मैं लॉयर हूँ, लेकिन मैं एक आम मुसलमान औरत हूँ, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी औरत हूँ एक। तो मैं उन औरतों के लिए खड़ी हूँ जिनके लिए शायद मुमकिन नहीं है कि वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकें इसके खिलाफ। ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्योंकि नहीं दिया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से, ये लोग इसको अपोज कर रहे हैं कह के कि ये जो है ये हमारे खिलाफ है कुरान के। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कुरान के खिलाफ नहीं है, कुरान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये ट्रिपल तलाक जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं, तलाक ऑफ इनोवेशन, ये बहुत बाद में आया है, रसूल खुदा की ज़िंदगी के बाद में आया है। तो उसको हटा देने से इस्लाम किसी खतरे में नहीं आता। हमने आखिर स्लेवरी को हटाया कि नहीं हटाया? हमने जो ये क्रिमिनल लॉज हैं कि एक जुर्म करो तो हाथ कट जाएगा और वो खूने बदलो, ये सब जो है वो सब हटाया कि नहीं हटाया? इस्लाम तो खतरे में नहीं आया। तो हमें बिल्कुल ये लेके चलना चाहिए कि यूसीसी जो है वो जब आएगा, अगर हम अंदर से रिफॉर्म नहीं करेंगे और हमें उस रिफॉर्म के लिए जो हमारे हक में है, और 50% तो मुसलमान भी और दुनिया की पॉपुलेशन भी और लेकिन आपको लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसमें बाकी चीज़ें जो यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारे जो लॉज हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो रहनी चाहिए, सिर्फ ट्रिपल तलाक जो है वो उस पर सिर्फ अप्लाई होना चाहिए, ये आपको लगता है सिर्फ एक शुरुआत ट्रिपल तलाक के जरिए शुरू होगी और बाकी चीज़ों पर भी जाएगी? बाकी चीज़ों पर भी जाएगी, लेकिन जब तक कि देखिए यूसीसी का इस वक्त इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसकी शक्ल क्या है। मतलब एक हवा बन गया है ये, हमें पता ही नहीं कि ये है क्या, इसमें क्या आने वाला है। इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और सक्सेशन आएगा। क्या इसमें रिजर्वेशन आएंगे? क्योंकि इस वक्त बहुत सी दलित मुसलमान है जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। क्या इसमें टैक्सेशन लॉ आएंगे? क्या मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी वो HUF का फायदा दिया जाएगा? हमें ये सब मालूम नहीं। तो हम इस पे बेकार का इतना इस वक्त क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? हम जो बात है हाथ में उसकी बात करें। लेकिन आपको लगता है कि चेंज जरूरी है? बिल्कुल
जी, वजह साहब, ये चेंज जो है, इसकी बात तो हम इतने सालों से सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं कि एक कंटिन्यूइंग टॉपिक है जो जब तब किसी ना किसी मसले के जरिए सामने आ जाता है। आपने तो देखा है अपने सामने सब कुछ होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि राजनीतिक मसलों के वजह से, और बार बार जैसा कहा जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने भी शायद कहा था कि वक्त अभी सही नहीं है, तो हमेशा यही लगता है कि वक्त अभी सही नहीं है। क्या राजनीतिक कारणों से ये रुकता आया है? नहीं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी फरमाया, ये जो मुद्दे, दो मुद्दे हैं, ये अलग अलग मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का और फिर किसी एक कानून का जो उसके हो सकता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो इस समय। अब इसको देखना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म में मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई इस समय आवश्यकता नहीं। इस पे बहस करना या बातचीत करना, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, किंतु इससे शक, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो शक पैदा होता है कि शायद हमारे इस पर्सनल लॉ पे ये एक हमला बन रहा है और ट्रिपल तलाक को बहाना बना दिया गया है इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे हमारा एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उधर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। हर एक जो प्रांत है उसका अपना कोड है। जैसे कुछ प्रांतों में दो एक जेंडर के लोग शादी कर सकते हैं और प्रांतों में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ है। तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जुडिशियल लूमिनरी जस्टिस कृष्ण आयर वगैरह ने भी कहा हुआ है, कुछ ऐसे उसमें हो सकते हैं मुद्दे जिस पे संशोधन करने की आवश्यकता है। किंतु मैं इसमें कहूँगा, और ये बात मैंने तब भी रेज की थी जब ये शाहबानो संशोधन हुआ था, आपको याद होगा अर्ली 80s में, तो उस समय भी मैंने ये रेज किया कि जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय है उसको सर्वोच्च न्यायालय माना जाए। इसका मतलब है कि वो अपने जजमेंट्स दे सके, अपने ये निर्णय ले सके। अंडर सिविल लॉ तो लेता है, क्रिमिनल लॉ के तहत लेता है, कंपनी लॉ के तहत लेता है, जो भी कानून है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय इज द लास्ट वर्ड। मैंने ये आर्ग्यू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी जो है उसके बारे में भी ये हो सकता है। और आपको याद होगा कि शाहबानो जो जजमेंट हुई थी, निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आप सबको शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे आप में से शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। तो वो ये था कि जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस ज़माने में, उन्होंने कुरान शरीफ को बहुत तफसील से पढ़ के वो निर्णय लिया और उसमें साइट किया है। तो इट वाज नॉट डिपार्टिंग, ये नहीं था कि उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को या जो कुरान में जो कानून है उसकी कुछ आलोचना की थी या उसके खिलाफ कुछ किया था उसी के। और जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि जहाँ तक ये ट्रिपल तलाक की बात है, ये कुरान में आप नहीं पाएंगे। हाँ, फेज्ड मैनर ये 2-3 सूरा में है। सूरा 2 जो सूरा अल बकारा है, सूरा 4 सूरा अल निसा है, विच डील्स विद पर्टिकुलरली विद विमेन, इसमें इसका जिक्र है, लेकिन 3 फेजेस है। ट्रिपल तलाक की अनुमति कहीं है नहीं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले उसमें दिखाए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखता। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कम से कम एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है ट्रिपल तलाक के मामले में? क्योंकि यहाँ पर राना साहब जो कह रही हैं वो एक महिला के बनिस्बत कह रही हैं, लेकिन मैंने कई लोगों से बात की है, उनका भी ये कहना है कि अगर हमारी बहनें हों, हमारी बेटियां हों, उनके साथ अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? मैं भी महिला नहीं हूं, मैं भी कहता हूं कि इसके मेरी बहनें हैं और मेरी भी रिश्तेदार हैं। देखिए, मसला असल में यह है कि तलाक के सिलसिले को आउट ऑफ द वे जाके हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तलाक इस्लाम में जो है वो तलाक जो है वो बहुत ही लास्ट चीज है, लास्ट रिसोर्ट है। लेकिन आजकल लास्ट रिसोर्ट तो हो नहीं रहा है ना, वो तो SMS से हो रहा है, व्हाट्सएप से हो रहा है, फोन करके हो रहा है। ये प्रोपेगेंडा है। देखिए, असल में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कम तलाक अगर किसी सोसाइटी में है तो मुस्लिम माशरे में, और उसमें सबसे कम ट्रिपल तलाक है। नहीं, इस पे मैं राना साहब से पूछना चाहूंगी। ये बार ये आर्ग्यूमेंट आता है कि सबसे कम है संख्या में, आंकड़ों के मामले देते हैं कि सबसे कम। एवरेज तो मुझे मालूम नहीं कि किसमें कितने डिवोर्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये मैंने बहुत सुने हैं और मैं पर्सनली भी जानती हूँ लोगों को जिनके पास एक यंग लड़की, उसके पास SMS से आ गया, उसके भाई का इंतकाल हुआ, इस 1 महीने के अंदर भाई के इंतकाल होकर 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पास ट्रिपल तलाक का SMS आ गया। राकेश साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने
आपने कहा कि संविधान में एक ख्वाब है, कई ख्वाब हैं, लेकिन थोड़ा मुझे उसके लिए ख्वाब शब्द यूज करना थोड़ा अलग लगता है। ख्वाब नहीं है, वो एक स्टेटेड गोल्स है जो कभी हो सकता है, उसकी तरफ हमको स्ट्राइव करना चाहिए। शायद हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है उनका यही मतलब था, जो हमारे संविधान के लिखने वाले उनका यही मतलब था। लेकिन एक माहौल की भी बात यहाँ पर की जा रही कि माहौल ऐसा बना है डिस्ट्रस्ट का कहीं ना कहीं कि लगता है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो इसका स्वागत करना चाहिए कि हिंदुस्तान बदल रहा है। इसका प्रमाण यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक की बात 80 के दशक में उठती थी, तब जो आवाज़ें नहीं उठ पा रही थी, आज मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ उठ रही है और पूरे देश से उठ रही है। हाँ। इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। अब मैं आता हूँ प्रोपेगेंडा और पॉलेमिक्स पर। देखिए, जब डिबेट प्रोपेगेंडा पॉलेमिक्स पर आता है, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। जब राजा राम मोहन राय सती के खिलाफ लड़ रहे थे और 1929 में कानून बना, मालूम है क्या पंपलेट निकला था राजा राम मोहन राय के, कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की साजिश है। और इतने, अगर उसमें टीवी चैनल होता तो बहस होती। हिंदू कंजर्वेटिव दो तरह के होते हैं, एक थिंकिंग, एक नॉन थिंकिंग। थिंकिंग कंजर्वेटिव पर अटैक हुआ, वो राजा राम मोहन राय के साथ चले गए। जब विडो मैरिज की बात आई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सिग्नेचर कैंपेन कराया तो 987 लोगों ने दस्तखत किया। लेकिन हिंदू समाज का प्रगतिशील तबका औपनिवेशिक काल में भी औपनिवेशिक शासक से मिलकर कानून बनाया। तो मेरा मानना है कि यह सवाल सिर्फ महिलाओं के साथ 3 बातों से जुड़ा हुआ है। समानता, सम्मान, तो पहली तो इक्वलिटी हो, सम्मान हो और न्याय। ये 3 बातों से जुड़ा हुआ है। इन 3 बातों के आईने में देखें। जहां तक इस्लाम के पर्सनल लॉ की बात में कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम यदि एक होता तो अलग अलग देशों में रहने वाले मुसलमान एक ही साम्राज्य में रहते। टर्की में क्या लॉ है, 22 मुल्कों ने ट्रिपल तलाक पर क्या किया है, जो 22 मुस्लिम मुल्क हैं। हमारे 2 पड़ोसी मुल्क, एक पाकिस्तान जिससे हम उम्मीद नहीं करते हैं, 1956 में उसके प्रधानमंत्री अली बोगरा ने अपने निजी सचिव से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को तलाक दिया। पाकिस्तान की महिलाएं सड़क पर निकल गई। 1961 में पाकिस्तान को बदलना पड़ा। तो क्या भारत की, आप जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात हो रही है राकेश जी, वो बार बार कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बनाया गया, राजनीतिक माहौल, कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट है पार्टी को लेके। और अभी तक जो हम देख रहे हैं, किसी भी सरकार ने इसमें हाथ नहीं डाला है और उसका सीधा सीधा जो तार है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ता है। सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं आचार्य कृपलानी जी को कोट करता हूं। 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा, जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल बना रहे थे तो उन्होंने कहा ये हिंदू महासभा वाले ही, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, हिंदू महासभा वाले ही इसको सांप्रदायिक नहीं है, ये नेहरू सरकार भी सांप्रदायिक है। आप एक समाज के लिए कानून बना रहे हैं, पूरे समाज के लिए कानून बनाइए। जो लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनर है, जो प्रश्नावली भेजी गई है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों के बारे में पूछा गया, इसमें सारे धर्मों के बारे में पूछा गया। और इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि गुजरात का भी एक मसला है, उसमें भी ये भी उसमें कहा गया है कि एक मैत्री विवाह करके होता है, जो ट्राइबल कस्टम्स है उसके बारे में भी पूछा गया है। कई तरह की चीजें, ना सिर्फ पॉलीगमी के बारे में पूछा गया है, पॉलीएंड्री के बारे में भी पूछा गया है। फिर आज की तारीख में मुसलमान ही इतना थ्रेटन क्यों फील कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी समाज यदि परिवर्तन के लिए का विरोध, एक्टिव विरोध नहीं कर रहा, वहां भी हो सकता है, जब जाएंगे तो विरोध होगा। हाँ। लेकिन इसमें एक तबका है, हाँ, जो अपने आप को पूरे इस्लाम का कस्टडियन मानता है, सो कॉल्ड। हाँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने चुना है? कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन से आप चुनकर आए हैं, जो आप दावा करते हैं? एक सेकंड, इसमें सवाल पूछना जरूरी है। जो यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि किसी डेमोक्रेटिक फंक्शन से चुनकर नहीं आया मुस्लिम लॉ बोर्ड, क्या ये सही कह रहे हैं? एक आंदोलन चली थी मुसलमानों में एक ज़माने में, अर्ली 70s में, और उन्होंने फिर चुना नहीं। इलेक्शन कोई निर्वाचन वगैरह नहीं हुआ था, किंतु कुछ लोग जिनमें अवश्य उस समय जो जैसे ये फरमाते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस था, जो लर्नड मुस्लिम्स थे, उनकी तरफ से ये खड़ा हुआ। इसमें कुछ चुनाव नहीं होता है, और इसमें इस प्रकार से अगर कहना कि ये इलेक्टेड बॉडी है तो नहीं है। ये एक ग्रुप ऑफ लर्नड पीपल, जैसे मेरे दोस्त यहाँ हैं, जो इस पे विचार विमर्श करके कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किंतु इनके जो निर्णय है, वही मैं अपने बात को दोबारा बताऊंगा। इनका जो निर्णय है, इट शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए, असल में ये जो बात कही जाती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से इलेक्ट हुआ, कहाँ से रिप्रेजेंट हुआ, यही बात आरएसएस के बारे में कही जा सकती है, यही बात हर संस्था के बारे में। एक बात हमारा कहना ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त मुसलमानों के जितने धार्मिक अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, मदरसे, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अब ये आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम रिप्रेजेंट करने की बात जो आप कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड राकेश जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बन गया है, महिलाओं ने पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना ली, क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं नहीं, देखिए अलग बना देने आप एकदम यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, अलग बनाने से, अलग बनाने लेकिन से, शिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग बनाने से, देखिए शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बन जाने कैसे से, उसको आप सुन लीजिए कर देंगे आप? मेरी बात सुन लीजिए। शिया मुसलमानों के बड़े लीडर्स जो हैं, कल्ब सादिक, कल्ब जवाद, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुझे एक बात बता दीजिए। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना, राकेश जी न्याय का संबंध क्या है? मैं इस सवाल पर ब्रेक के बाद आऊंगी। एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और ब्रेक के बाद हमारे जो यहाँ खास दर्शक बैठे हैं उनके भी सवाल लूंगी कि क्या महिलाओं को उसी हिसाब से नहीं देखा जा रहा है जैसे पुरुषों को? क्या यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, क्या एक जिसको कहते हैं सही डिसीजन महिलाओं के लिए नहीं ले रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।